बता सकते हैं आपने अभी क्या कर रहा है? मैंने अभी ज्वाइन करा है। अभी अभी हमने गुड इवनिंग किया है। ओके सर। आपने कल लिखा था a body move in a circular path, then its velocity changes, continuous velocity and acceleration proceed in the particle whose direction is always towards the center. सेंटर। हमने कहा था कि जो कोई बॉडी किसी, देखिए एक्चुअली कांस्टेंट स्पीड से होने के बावजूद सर्कुलर पाथ में मूव करने की वजह से उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है। तो डायरेक्शन बदलना मतलब वेलोसिटी चेंज होना, और वेलोसिटी चेंज होना मतलब एक्सीलरेशन होना। हमने कहा था जब वो कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव करती है विद अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड पे जरा मार्क करिएगा, एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली, मतलब इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है, तो उसमें एक एक्सेलरेशन होता है जिसको कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहते हैं। उसकी डेफिनेशन बताने मैं जा रहा हूं, सावधान देखो ध्यान। हमने कहा सपोज ये सर्कुलर पाथ है, विजिबिलिटी ठीक है ना, ये सेंटर है, किसी भी समय पार्टिकल P1 पॉइंट पे है, R इज द रेडियस और इसकी वेलोसिटी V1 है इस डायरेक्शन में। आफ्टर टाइम t या dt जो भी आप मान लें, पार्टिकल पहुंच गया P2 पॉइंट पर, P2 पॉइंट पर, और यहां इसकी वेलोसिटी हो गई V2 P2 पॉइंट पर, और ये है आपका रेडियस, और ये जो डेल्टा S जो है वो इसका जो आर्क है। तो डायग्राम समझ में आ गया, और इस दौरान वो डेल्टा थीटा एंगल से घूम गया है, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डायग्राम समझ में आ गया। उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब v1 v2 दोनों वेलोसिटीज हैं। v1 v2 की जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो लिखिए let at any time the particle is at point P1. Let at any time the particle is at point P1 where its velocity is V1. Where its velocity is V1. And after time delta t, it reaches to point P2 and its velocity becomes V2. Where arc P1 P2 is delta S and angular displacement is delta theta. Where arc P1 P2 is delta S and angular displacement is delta theta. तो डायग्राम मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब जरा सावधान, थोड़ा टेक्निकल चीज मैं बताने जा रहा हूं, जरा समझिएगा। P1 पर जो वेलोसिटी V1 है ना, हमने इसको यहां शो कर दिया, इसको शो कर दिया V1 से, और इसको AB के द्वारा रिप्रेजेंट किया। के बाद P2 पे वेलोसिटी इधर हो गई V2, तो हमने V2 को इधर शो कर दिया ऐसे, ये V2 को शो कर दिया, ठीक है। इसको AC के द्वारा रिप्रेजेंट किया, डायग्राम इसको मैंने ये V2 को शो कर दिया, और ये आपका चेंज इन वेलोसिटी हो गई डेल्टा V, ये V2 है और ये AC द्वारा रिप्रेजेंट है, और V1 से V2 बनने में ये डेल्टा थीटा एंगल से घूम गया। तो डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? V1 इस प्रकार से था, V2 इस प्रकार से था, ये चेंज इन वेलोसिटी थी। समझ में आई बात नहीं आई? ये डायग्राम क्लियर हुआ? यस सर। जी नहीं। ये कौन सा एडिशन है भैया? क्या दो वेक्टर के टेल में टेल को जोड़ दोगे तुम? क्या दो वेक्टर के भाई यहां से एक वेक्टर की टेल जोड़ दी, यहां से टेल जोड़ दी, और यहां से हेड और हेड मिला दिया, ये कौन सा वेक्टर एडिशन है? जो वेक्टर एडिशन तो आपको ये बताया गया है कि एक वेक्टर की टेल से हेड जोड़ेंगे और अगला वेक्टर उसके हेड से स्टार्ट होगा, उसकी टेल, यही तो मेथड था ना। ये तो गलत है, गलत हुआ कि नहीं हुआ? जी गलत नहीं है। 10 बजे हुआ क्या है देखो, ये V1 था, यस सर।
V1 से V2 चेंज कैसे हुआ? V1 में कुछ चेंज हुआ होगा, तो V1 में चेंज कितना हुआ? डेल्टा V, और मिला क्या आपको? V2। ये पॉइंट समझ में आया? V1 में चेंज हुआ डेल्टा V और आपको मिल गया V2। वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि भाई V1 प्लस सम चेंजेस गिव यू एनी न्यू रिजल्ट, एम आई राइट? तो देखिए, ये पहले हमने V1 खींचा, अब इसमें क्या ऐड करेंगे हम? डेल्टा V। ऐड करने का तरीका क्या होता है कि V1 के हेड से उसका टेल जोड़ देंगे, तो ये डेल्टा V का टेल जोड़ दिया और ये रिजल्टेंट V2 मिल गया। अब तो डायग्राम समझ में आ गया? अच्छा, इसको हमने ये मिला दिया इस प्रकार से। ये डेल्टा इस बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, इसलिए आर्क और कॉर्ड की लंबाई सेम होगी। जरा सावधान, ये डायग्राम के बारे में आपको लिखना है पहले, और पहले हमने कह दिया द स्पीड ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट v। इसमें लिख दीजिएगा द स्पीड ऑफ द बॉडी इज v। द स्पीड ऑफ द बॉडी इज v। सुनो ध्यान से, देखो एक मिनट, जरा OP1 P2 दिख रहा है? यस सर। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, ऐसे थोड़ा सा टर्न कर दूं, अब ऐसे टर्न भी नहीं सकता, ऐसे में घुमा दूं तो OP1 के सामने AB आ जाएगा, OP2 के सामने AC आ जाएगा। OP1 से OP2 बनने में डेल्टा थीटा एंगल से घुमा, तो V1 से V2 भी डेल्टा थीटा एंगल से घुमा। डायग्राम समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर। OP1 की लंबाई R, AB की लंबाई V, OP2 की लंबाई R, AC की लंबाई V, R अपान V यहाँ, R अपान V यहाँ, तो ये दोनों एंगल सेम। तो आपको SAS की सिमिलरिटी पता है, अगर दो ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल हो और उस एंगल को कंटेन करने वाली जो दो साइड्स होती है इनका रेशियो सेम हो, तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। सही कह रहा हूं मैं? तो अगर मैं इस OP1 P2 को ऐसे घुमा के रखता, तो OP1 P2 और ABC सिमिलर है कि नहीं है? तो आप कहेंगे हियर ट्रायंगल OP1 P2 is similar to triangle ABC. Have you got this magical relation? क्यों सिमिलर है वो नहीं करने की जरूरत है, वो तो मैं आपको समझा रहा हूं। केवल आपने 9th 10th लेवल पढ़ा होगा, ये दो ट्रायंगल होते हैं, माना ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल PQR है। अगर इसका एक एंगल इसके एक एंगल के इक्वल हो और इस साइड और इस साइड का रेशियो और इस साइड और इस साइड का रेशियो बराबर हो, मतलब इस एंगल को कंटेन करने वाली साइड का रेशियो, बोले तो AB अपान PQ इज इक्वल टू AC अपान PR, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो SAS साइड एंगल साइड की सिमिलरिटी होती है कि नहीं होती है? ये CBSE बोर्ड वालों ने भी पढ़ा होगा और ये ISC बोर्ड ICSC बोर्ड में भी था। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर लिखिए, सही में समझ में आ गया? इसको ये नहीं लिखना क्यों है, वो अपना समझना है आपको। अच्छा, जब दोनों सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, बोले तो OP1 अपान AB, तो OP1 अपान AB इज इक्वल टू OP2 अपान AC, OP2 अपान AC इज इक्वल टू P1 P2 अपान BC। OP1 की लंबाई कितनी है? R। AB की लंबाई कितनी है? V। मैं लंबाई के बारे में बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन। हमने कहा था V1 V2 इसलिए हमने माने हैं बिकॉज दे आर वेक्टर क्वांटिटीज बट देयर मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो यानी कि ये V होगा और ये भी R अपान V होगा और ये होगा डेल्टा S अपान डेल्टा V। अब चूंकि दोनों सेम है तो इनको दोनों को इक्वेट कर दो, R अपान V इज इक्वल टू डेल्टा S अपान डेल्टा V। डेल्टा V को इधर ले आओ, तो डेल्टा V इज इक्वल टू V अपान R इंटू डेल्टा S। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब दोनों तरफ डेल्टा T से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई डेल्टा T, वी गेट, हमको क्या मिलेगा?
वीजे डेल्टा वी अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू वी अपान आर इंटू डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। यहां तक पहले लिखिएगा, फिर हम बात करते हैं। समझ में आ गया? डायग्राम बिल्कुल क्लियर है ना? क्रिस्टल क्लियर इसको कहते हैं। डायग्राम बना लीजिए, इसको रब करेंगे। ये दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? ये एक्सेलरेशन है ना, ये दिख रहा है आपको? क्या दिखा हुआ है? वेलोसिटी। लेकिन दिक्कत ये तो एवरेज एक्सेलरेशन है, क्योंकि डेल्टा टी टाइम कुछ भी हो सकता है, और वेलोसिटी और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक साथ मेजर नहीं कर सकते हैं बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बताया हमने। और आपको कोई चीज इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस कोई चीज कब मिलती है? जब टाइम चेंज को आप बहुत स्मॉल मान लें। डायग्राम रब कर सकते हैं? डायग्राम स्केल से बनाइएगा बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मेन या डायरेक्शन दिखे भी विजिबल, मतलब दिखने में लगे हाँ आप उसको सिमिलर बना रहे हैं। रब करें डायग्राम सभी लोग। अब देखो, अगर मैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मानता, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये क्या हो जाएगा? देन ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू वी अपान आर अलग कर दो, इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। आपको याद होगा हमने कहा था इसको लिख सकते हैं डीवी अपान डी टी इज इक्वल टू वी अपान आर इंटू डी एस अपान डी टी। तो ये आपका जो भी निकलता है, जब डेल्टा टी बहुत स्मॉल कर देते हो, तो जो भी निकलता है वो इंस्टेंटेनियस निकलता है। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, इज इक्वल टू वी अपान आर, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। इसी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट इज सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल कहते हैं, या इसको रेडियल भी बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन। अभी सर्कुलर मोशन एक बार और पढ़ाया जाएगा, तो इसको चाहे तो हम ए आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिलहाल इसको लिखा लेने दीजिए ए। इसमें देखिए दो, पहले लिखिएगा फिर बात करूँ। आपको एक एंगुलर एक्सेलरेशन बताया गया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बताया गया था ना। दोनों में अंतर क्या भी हम बात करें, फिलहाल लिखिए फिर बात करें। ये चैप्टर आज फिनिश हुआ जा रहा है, इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। स्टार्ट आज ही हम कर देंगे थोड़ा बहुत।
बता दीजिएगा। बहुत शांत है, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. सभी लोग, गर्ल्स लिख लियो सब लोग? Yes. हाँ जी सर। अच्छा, एक रिलेशन और लिख सकते हैं, एज v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। आपको याद होगा हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन लिखा था, याद है ना? सो ए का एक फॉर्मूला और हो सकता है, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जब न्यूमेरिकल हम लगाएंगे, अब मुझे माने ये मालूम है, मुझे ये निकालना है, हमको वी नहीं मालूम, तो वी जो आर ओमेगा होता है, ओमेगा नहीं मालूम, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू बताया गया था, न्यू नहीं मालूम, तो न्यू 1/t होता है, ये भी नहीं मालूम, तो छोड़ दो न्यूमेरिकल, फिर तो लग ही नहीं पाएगा, कुछ मालूम ही नहीं है। तो यानी कि आपको सर्च करके लाना पड़ेगा कोई चीज कहीं कहां से निकाले। ठीक है, अब जरा समझिएगा, यानी एक आपने एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा है आपने, जरा इसको समझिएगा थोड़ा सा। दो चीजें हैं, एक नोट लिखिए, नोट या हेडिंग डाल लीजिएगा, सर्कुलर मोशन विद वेरिएबल स्पीड। हेडिंग डालिए, सर्कुलर मोशन इन वेरिएबल स्पीड, सर्कुलर मोशन इन वेरिएबल स्पीड। देखिए, अभी तक ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा था, इसमें बॉडी की स्पीड कैसी थी? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म थी, यानी हर जगह उसका मैग्नीट्यूड सेम था, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही थी, इसलिए हमने कहा उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यही हमने बताया। अभी क्या हो रहा है, स्पीड भी चेंज हो रही है। तो सिंपल सी बात है, जरा देखिए ध्यान से, जब बॉडी कोई सर्कुलर पाथ में मूव करती है और आप कह रहे हो स्पीड चेंज हो रही है, तो उसकी पास एक अच्छा, जब बॉडी चलती है, चलती किधर है? चलती है और टेंजेंट डायरेक्शन में। अगर आप यहां से एक रस्सी लीजिए, रस्सी में एक धागा बांधिए, धागा, तो एक धागा लीजिए, उसके एक एंड पे एक पत्थर बांधिए और ऐसे ऐसे घुमाइए और उसको छोड़ दीजिए। जहां पे छोड़ोगे, उस कंडीशन में वो पार्टिकल जहां भी होगा, वहां के टेंजेंट डायरेक्शन में फट चला जाएगा। सही कह रहा हूं मैं? इसका मतलब वो जाना किधर चाहता है? वो टेंजेंट डायरेक्शन में जाना चाहता है। आप जबरदस्ती इधर उसको पकड़े हुए फोर्स लगा रहे हैं, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी हम बात करेंगे। तो यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, सॉरी स्पीड चेंज हो रही है। तो स्पीड चेंज होने से उसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, यानी एक ये वाला एक्सेलरेशन भी होता है, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। तो लिखिएगा थोड़ी कहानी, लेट अ पार्टिकल इज मूविंग, let a particle is moving in a circular path of radius r, in a circular path of radius r with variable speed, with variable speed, variable speed v, स्पीड बोला हमने, स्पीड बोले तो मैग्नीट्यूड v। तो उसके पास दो प्रकार के एक्सेलरेशन होंगे, देखिए ध्यान से। मान लिया इसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, तो लिखिए इट, देन इट विल हैव टू एक्सेलरेशंस, देन इट विल हैव टू एक्सेलरेशंस। नंबर वन लिखिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको हम फिलहाल एटी यूज करेंगे, ये हो जाएगा डीवी बाई डी। और नंबर टू होगा
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो रही है ना इसकी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम AC लिख सकते हैं या AR लिख सकते हैं, जो भी लिखें, जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी, इसको AR भी लिख सकते हैं, इसको AC लिख सकते हैं। हो जाएगा आपका क्या फॉर्मूला पढ़ाया हमने V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R। और सिंपल सी बात है, जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो कहीं इसके बीच से गुजरेगा, ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा, सो द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन A is equal to अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, वैल्यू रख देंगे, यू गेट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल। ठीक है, एक क्लास शेड्यूल किया सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ये बाद में पढ़ाया जाएगा दोबारा, सेंट्रीपिटल फोर्स। आप जानते हैं कि जब पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो एक्चुअली पार्टिकल क्या सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहता है, वो एक टेंजेंशियल डायरेक्शन जाना चाहता है, आप जबरदस्ती पकड़े हुए हैं उसको और सेंटर तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं, इसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो आप लिखेंगे जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस पर हमेशा एक प्रकार का फोर्स लगता है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ रहती है, इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो लिखिएगा, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, then a force acts on it, then a force acts on it whose direction is always towards center, whose direction is always towards center. This force is known as centripetal force. This force is known as centripetal force. Given by देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि m और ये है v स्क्वायर अपॉन r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r। एज v इज इक्वल टू r ओमेगा भी होता है, तो f का एक और फॉर्मूला होगा m r ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए, आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो इस चैप्टर में उन्होंने फॉर्मूला नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि अभी फोर्स के बारे में बताया नहीं गया है, इसलिए नहीं लिखा है। फिलहाल आप लिख लीजिए। तो ये चैप्टर कैसा लगा? ये चैप्टर कैसा लगा? डिसाइड कर रहे हैं क्या? अच्छा लगा। चैप्टर तैयार हो गया सबको? सर एक बार सर्कुलर मोशन रिवाइज करना है वो। नहीं मतलब वो तो कभी अभी पढ़ाया तो करना पड़ेगा। अब Yes, जरा sir. समझिएगा आप लोग ध्यान से। इस एनसीईआरटी के हिसाब से सबसे पहले आपको करना ये है, अभी तो हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। जो आपका चैप्टर ये पढ़ाया है फोर्थ चैप्टर, इसके अभी चूंकि थर्ड चैप्टर में रिलेटिव वेलोसिटी करानी है हमको, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी हमने कहा था वेक्टर के बाद कराएंगे, इसको हम कराएंगे तब उसको न्यूमेरिकल करिएगा। फोर्थ चैप्टर के जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं, कितने हैं फोर्थ चैप्टर में एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल हैं वो तकरीबन 30 तो होंगे ही, 25-30 होंगे, अभी हम देखते हैं। तकरीबन 32 न्यूमेरिकल्स हैं। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो आप पहले धीरे धीरे इसके न्यूमेरिकल लगा डालिएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही सबको? Yes, sir. और अभी आप लगाएंगे और हम शुरू करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन हम कंप्लीट करने के बाद में चैप्टर में आएंगे, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो आपके पास सफिशिएंट 2-4 दिन का समय होगा जब तक लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, जिसको लगा करके आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं आज फिलहाल।
चैप्टर का नाम लिखिए लॉज ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टेक्निकल है। देखिए लॉज ऑफ मोशन नाम से लग रहा है कि चलने के कुछ नियम के बारे में बात की जा रही है ना। देखिए एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि जब लॉज बनाए गए तो क्या उसमें उसके पहले बॉडी चलती नहीं थी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन बाद में जो सबसे बड़ा इसमें रोल रहा वो किसका रहा, सर आइजैक न्यूटन का रहा। कुछ कहानियां हम बता देते हैं आपको पहले। देखिए यूनिवर्स के बारे में और हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में, जिसको यूनिवर्स कहते हैं, उसके बारे में हमेशा साइंटिस्ट की एक रुचि रही है कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। आज भी हम उसकी खोज जारी है। अभी जितनी जानकारी है उतनी कम ही मानिए, अब देखिए कितनी और जानकारी आगे हमको मिल पाती है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट कहिए या साइंटिस्ट सोच वाला व्यक्ति, बात में ये तो साइंटिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप लैब में जाकर के एक्सपेरिमेंट करिए तब साइंटिस्ट। कुछ लोग साइंटिस्ट सोच रखते थे, ठीक है। शुरुआत में क्या था, मैं थोड़ी कहानी न्यूटन को लेके आ रहा हूँ रास्ते में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सबको मेरी बात सुनाई पड़ रही है ना? ये Yes, वही sir. कहानी है, एक राजा था, मुझे तो एक राजा था, वैसी कहानी है। एक साइंटिस्ट सोच वाला व्यक्ति था, कोपरनिकस, नाम सुना होगा आपने। तो इसके पहले देखिए होता क्या है कि इसके पहले जो लोग, जो समाज के ठेकेदार थे, उसमें क्रिश्चियन धर्म बहुत ही उससे था। तो जो पोप वगैरह होते थे उनके, वो जो सोसाइटी में लोगों को बताते थे कि भाई ऐसा होता है ऐसा होता है, उनको सबको मानना पड़ता था। क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंट करने का तो नियम तो थे नहीं कि एक्सपेरिमेंट करें। तो शुरुआत में देखते थे भाई सूर्य इधर निकलता है, थोड़ी देर बाद इधर आता है, आते आते इधर अस्त हो जाता है, सूर्योदय हुआ अस्त हो गया। और मेरे घर के बाहर गोबर पड़ा है, वो वही पड़ा हुआ है। तो क्या लगता है, अर्थ चल रही है, सन चल रहा है, दिख क्या रहा है, अर्थ चलते हुए दिख रही है, सन चलते हुए दिख रहा है? तो सन चलते हुए दिख रहा है। तो शुरुआत में वो पादरी जो लोग थे, प्रीस्ट वगैरह जो होते थे, वो सोसाइटी में ये मैसेज दिए थे कि सन जो है वो अर्थ के चारों ओर रोटेट करता रहता है और अर्थ जो है वो फिक्स है। ये किसका कहना था? ये पादरियों का कहना था। तो एक साइंटिस्ट सोच का व्यक्ति जो उसकी कोपरनिकस था, उसने कहा भाई ये गलत है, सन जो है वो फिक्स है और अर्थ चारों ओर घूमती है, ऐसा कोपरनिकस ने बताया। अब कल्पना करिए ये किसके खिलाफ बोल रहे हैं आप? पादरियों के खिलाफ। वो धर्म के ठेकेदार थे उसमें, तो उनको बड़ा बुरा लगा। जैसे मम्मी कोई सामान ले आए मार्केट से और मौसी को बताएं कि ये साड़ी हम लेके आए हैं, मतलब ये तो खैर पोछा है, ऐसे बता रहा हूं मैं, ये साड़ी लेके आए हैं और 5,000 रुपए की मिली है, ये मौसी को बता रही हूँ। और आप अंदर घुस जाइए, कहिए मौसी मौसी ये पूनम साड़ी से लगी थी, मम्मी वहां से 60 रुपए की लेके आई है। अब कल्पना करिए कि आपकी स्थिति क्या होगी। वही स्थिति कोपर्निकस की थी। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? किसी की मम्मी बैठी होंगी, कहेंगे बता क्या रहा है, कहानी है। मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, सभी मम्मियों को प्रणाम। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कहानी। तो कोपर्निकस साहब ये कहना शुरू किए कि सन स्थिर है। तो आप पादरियों के खिलाफ बोलोगे तो उस समय के धर्म के ठेकेदार बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने कोपर्निकस को बहुत समझाया। अब साइंटिस्ट सोच का आदमी ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, वो ठीक है जो है कह दिया वो कह दिया। इसके बाद कोपर्निकस को पेड़ में उल्टा लटका के जला दिया गया। अब बताओ अगर पूनम साड़ी सल वाली बात कहोगे तो कितना भयंकर पनिशमेंट मिला, उससे ज्यादा उसको मिला, उसको जला दिया गया। इसके बाद उसी दौरान एक साइंटिस्ट सोच का व्यक्ति था, ब्रूनो, नाम सुना है आप लोगों ने? कोपर्निकस का नाम तो सुना होगा, ब्रूनो का नाम सुना है? ब्रूनो साहब आए, ब्रूनो साहब ने भी वही कहना शुरू किया। पादरियों ने बुलाया उनको भी, जरा बेटा कोपर्निकस को जानते हैं, ये देख फोटो है कोपर्निकस की, जानते हैं, उसको उल्टा लटकाया था हमने, जला दिया था, और तू बहुत बोल रहा है। लेकिन वो साइंटिस्ट वाला आदमी तो वो भी चुप नहीं हुआ, उसको भी जला दिया गया। इसके बाद आए आपके गैलीलियो गैलीलाई, सुना है नाम आपने? यस सर। Yes, sir. गैलीलियो साहब भी कम नहीं थे, वो शुरू हो गए, उनको भी बुलाया गया। उनको दिखाया गया हुआ कोपर्निकस की फोटो, ब्रूनो की फोटो। गैलीलियो ने कहा भाई गलती हो गई, माफ कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको कोर्ट में जाके माफी मांगनी पड़ेगी। कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि मैं गैलीलियो गैलीलाई अपनी बात से इनकार करता हूँ। वो बताते बड़ी तेज पृथ्वी पे पैर मारा, बोले मैं क्या करूं जब अर्थ घूमती है, ये भी कह दिया। तो इनको सजा दी गई बाद में, जो भी दी गई हो।
इसी प्रकार से कोपर जो गैलीलियो साहब थे वो कई कई बातें कहा करते थे। उन्होंने कहा, अब देखिए उन्होंने दूसरी बात बताई, जैसे दो पत्थर आप लीजिए, एक 10 किलोग्राम का, एक 15 किलोग्राम का, और अपनी छत पे जाके दोनों को छोड़ दीजिए एक साथ, तो कौन सा पत्थर नीचे पहले आएगा? सर सेम आएंगे दोनों। दोनों सेम साथ में ही आएंगे। आएंगे। लेकिन उस समय मान्यता ये थी कि भाई ज्यादा हैवी वाला पहले आएगा। गैलीलियो साहब ये बताते थे लोगों से। फिर वो अच्छा, पादरी लोग बड़ी गुस्से में रहते थे, क्या बता रहा है, बुला इधर बुला, क्या बता रहा भाई, वजन पत्थर पहले आएगा। तो बेचारे, चूंकि गैलीलियो इटली के रहने वाले थे, पीसा शहर था वहीं रहते थे, तो पीसा की मीनार आपने सुनी होगी, मिनारेट ऑफ पीसा। तो गैलीलियो साहब चढ़ गए पीसा की मीनार पे और वहां से दो पत्थर एक साथ फेंके, दोनों एक साथ गिरे। पादरी लोग वहां खड़े थे, बोले साहब दोनों एक साथ गिर रहे हैं? बोले हाँ गिर रहे हैं, लेकिन हैवी वाला पहले आएगा तो आएगा, चुपचाप मुंह बंद कर ले, अब ज्यादा बोलना नहीं, वरना। अब बेचारे करें क्या, बार बार पनिशमेंट मिलता था। खैर, रात गई बात गई, फिर आगे एक बात आई कि जैसे हमारा अपना सैटेलाइट है, अर्थ का सैटेलाइट कौन सा है? मून। उसी प्रकार से जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके अपने अपने सैटेलाइट्स हैं। आपने आगे पढ़ेंगे तो किसके कितने सैटेलाइट हम बताएंगे आपको। तो अब प्रॉब्लम क्या, आपने नंगी आंखों से ऐसे आप देखो, केवल आंखों से आपको दिखाई पड़ेंगे सैटेलाइट? नहीं दिखेंगे ना। अगर आप सैटेलाइट कभी मून को तो देख लोगे, लेकिन आप जुपिटर के सैटेलाइट और सैटर्न के सैटेलाइट देखना चाहोगे तो दिखाई पड़ेंगे आपको? नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो पादरियों ने फिर इनको बुलाया, बोले अजीब आदमी हो यार, हर बात में बताता हूँ तुमको, नया नियम बता देते हो, कहाँ दिखा सैटेलाइट, चल अपने घर के अंदर। उसको घर के अंदर नजर बंद कर दिया, बोले अब घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। अच्छा, गैलीलियो साहब भी बहुत बड़े वाले थे। घर के में जितने भी कांच के बर्तन थे, कांच की चीजें थी, उनको पीस पीस करके, उनको रेत रेत करके बना दिया लेंस, और एक बड़ा सा उन्होंने टेलीस्कोप बनाया। हु वाज द दैट फाउंडर भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे उसको, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। सुना है नाम आपने? ये उसकी सिचुएशन थी कि उसमें उनकी मजबूरी थी कि उनको घर के अंदर नजर बंद कर दिया गया था। उन्होंने सैटेलाइट बनाया, लेंस बनाए, सॉरी टेलीस्कोप बनाया, और पादरियों को बुलाया, बोले देखो यहाँ से पूरे सैटेलाइट आपको दिख रहे हैं। देखा उन्होंने, उन्होंने कहा ठीक है दिख रहे हैं, तो ऐसा करो, ये जो टेलीस्कोप है ना, इसको किसी कपड़े में बंद कर दो, बाहर मत निकालना, और कोई भी सैटेलाइट नहीं होते हैं। समझ में आ गया? चलो बाहर। अब बेचारे चुप। इस प्रकार से गैलीलियो ने बहुत संघर्ष में जीवन व्यतीत किया और नियम दिए, और इसके बाद सर आइजैक न्यूटन आए। गैलीलियो के बहुत से नियम आइजैक न्यूटन ने चुराए, या यूं पढ़े, जो भी कहें। और उस समय समय चेंज हो चुका था, तो गैलीलियो के समय का आइजैक न्यूटन के समय थोड़ा परिवर्तन हो गया था जो, तो गैलीलियो के बहुत सारे नियम न्यूटन ने बता करके, और न्यूटन यूनिवर्सल साइंटिस्ट बन गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये कहानी है। समझ में आ रही बात? और अभी 2-4-6 साल पहले, मुझे डेट नहीं याद है, 9 दिसंबर के आसपास की घटना है। अभी उस जो टेलीस्कोप बनाया था गैलीलियो ने, उसके 400 वर्ष पूरे हुए थे। अभी 5-6 साल हो गए होंगे, 400 वर्ष पूरे हुए हैं। तो आपने वेटिकन सिटी का नाम सुना होगा, Yes, sir. जो पोप का हेड है। उन्होंने अभी गैलीलियो को एक अवार्ड दिया है, मैन ऑफ फेथ, विश्वसनीय व्यक्ति, जिस व्यक्ति पे विश्वास किया जा सकता है। अब किया जा सकता है, उसकी हालत खराब कर दी, उसको पनिशमेंट दे दे करके बेचारा ऊपर रो रहा होगा। तो ये थे गैलीलियो साहब। लेकिन गैलीलियो साहब जब समय आया तो उनको केवल पनिशमेंट दिया गया, ज्यादा मारा वारा नहीं किया। लेकिन न्यूटन साहब आए तो न्यूटन साहब के समय चेंज हो चुका था। गैलीलियो के बहुत सारे नियम न्यूटन ने दिए, और न्यूटन एक यूनिवर्सल साइंटिस्ट हो गए। तो मैं उसी न्यूटन के नियमों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। लॉज ऑफ मोशन बात समझ में आ गई? एक बात देखो, न्यूटन की फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। क्लासिकल सॉन्ग सुना है आपने? क्लासिकल सॉन्ग सुने हैं ना आपने? Yes, sir. क्लासिकल सॉन्ग कैसे गाए जाते हैं? जैसे कहीं पर राधा को बुलाना है तो कहेंगे रा करेंगे, और राधा घर पहुंच गई के अंदर, तो पता चला जब घर फोन आया कि राधा को बुला रहे थे, रा करने में इतना लंबा खींच जाएगा, ऑटो पहुंच के राधा घर पहुंच गई, तब बोले धा यहाँ आओ, तो पता चला फोन आया, राधा तुमको बुलाया जा रहा है। अब किसी का नाम राधा हो तो ऐसे समझ में, एक काल्पनिक नाम मैं ले रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के न्यूटन की फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं,
और क्लासिकल का मतलब होता है जहां पर स्पीड ऑफ द बॉडी इज वेरी 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 लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब यहाँ जो भी नियम हम बताने जा रहे हैं, इसमें जो बॉडी की स्पीड होगी वो लाइट की स्पीड से बहुत कम होगी, या यूं कहिए बैलगाड़ी की या ट्रेन की रफ्तार मान लीजिए। लेकिन अगर बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड के इक्विवेलेंट हो जाती है तो फिर न्यूटन के नियम फेल हो जाएंगे, आइंस्टीन के नियम चालू हो जाएंगे, जो कि क्वांटम फिजिक्स कहलाती है। तो अभी हम मॉडर्न क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो न्यूटोनियन फिजिक्स को हम क्या कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। अब आप चैप्टर का नाम लिखिए लॉज ऑफ मोशन। ये कहानी थी, केवल होता नहीं कि एक राजा था उसके दो रानियां थी, वही सब रानी वानी वाली बात है। ये आपकी जानकारी के लिए है। लिखिए लॉज ऑफ मोशन। यानी हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं उस बॉडी के चलने के नियम, किन नियम के तहत बॉडी चलती तो ही है, किन नियमों के बीच चलती है। सबसे पहली बात आती है फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है? देखो, फोर्स के बारे में जानकारी तो न्यूटन ने दी थी, लेकिन न्यूटन ने नहीं दी थी। तकरीबन, अब डेट तो मैं नहीं बता सकता, 384 बीसी, 384 बीसी से लेकर के 329 बीसी, ये ऐसे चलता है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है ना। बीसी क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट एरा। एडी क्या होता है? एना After डोमिनी एरा। death, anatomy. हाँ, कुछ लोग आफ्टर डेथ बोल देते हैं, आपको क्राइस्ट पहले थोड़ी मर गए थे, मतलब। तो देखिए, बिफोर क्राइस्ट में 384 से 329 बीसी के दौरान एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, एरिस्टोटल। क्या नाम था? एरिस्टोटल, जिसको कि हिंदी में अरस्तु कहते हैं। अरस्तु एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। ये ग्रीक के रहने वाले थे, ग्रीस में रहते थे। इनका कहना था कि कोई बॉडी को चलाने के लिए फोर्स जरूरी होता है। यानी किसी बॉडी को चलाना चाहते हैं तो फोर्स जरूरी है। ये किसने कहा था? एरिस्टोटल ने कहा था कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये एरिस्टोटल का कहना था। लेकिन अब ये अगर आप कह दो, अब सिंपल सी बात है, वो दौरान, वो समय वो था जब लोग खेत पे गए, अपना हल चलाया, अनाज ले आए, घर में खाना खा लिया, आम खा लिया, पेड़ से तोड़ लाए, सब। उनसे क्या मतलब है बॉडी चल रही नहीं चल रही? क्या जरूरत है? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? भाई आज हम साइंस के बारे में क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि साइंस की सुविधाओं का यूज कर रहे हैं हम। आज हम आपसे 500 600 700 किलोमीटर दूर खड़े होकर के आपको लाइव बात आपसे कर रहे हैं, तो ये साइंस ने दिया, हमें रिक्वायरमेंट इसकी है। लेकिन मुझे अगर जरूरत न होती, हमारे यहाँ 2 बैल होते, हम खेत पे जाते, उसको जोतते, खेत को गेहूं होता, अपना आराम से खाते पीते बस घूमते। अभी हमको एसी भी चाहिए, हमको कार भी चाहिए, तो फिर साइंस पढ़ना पड़ेगा ना। तो एरिस्टोटल ने कहा, रात गई बात की, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक साइंटिस्ट आए, गैलीलियो साहब, वही वाले बेचारे। अरिस्टोटल के 2000 साल बाद, आफ्टर 2000 ईयर ऑफ एरिस्टोटल, गैलीलियो साहब आए। उन्होंने कहा, एरिस्टोटल साहब ने जो कहा था किसी बॉडी को चलने के लिए फोर्स चाहिए, ये गलत है। तो आप जैसे ही एनसीईआरटी खोलेंगे, एक जगह हेडिंग लिखी होगी एरिस्टोटल फैलेसी। अगर आप देखेंगे, जैसे ही अभी हम आज कहानी बता रहे हैं, हम ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जा रहे। जैसे आप 5th चैप्टर खोलेंगे, लॉज ऑफ मोशन का इंडेक्स खोलेंगे, तो इंडेक्स में आपको एक जगह लिखा होगा लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर का नाम होगा, 1 मिनट में नाम देता हूं, और इसकी दूसरी हेडिंग है एरिस्टोटल फैलेसी। ठीक है, एरिस्टोटल फैलेसी। हमारे एक टीचर है यहाँ, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं, अब तो पता नहीं है कि नहीं, तो उन्होंने स्कूल में पढ़ाया एरिस्टोटल फैलेसी में। फैलेसी उनका सर नेम था, जैसे हम एपी वाजपेयी, वैसे एरिस्टोटल फैलेसी। अब बच्चों ने हमसे पूछा, सर आप तो बता रहे हैं फैलेसी माने होता है जो गलत कहा उन्होंने, एरिस्टोटल द्वारा कही गई बात गलत थी। हमने कहा बात सही है, बोले वो कहते हैं सर नेम है उनका, तो ऐसे मूर्ख आदमी है। तो क्या किया जाए, ऐसे भी लोग बताते हैं। गैलीलियो ने कहा किसी बॉडी को चलाने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, चलती हुई बॉडी को कोई रोक देता है। आप अगर साइकिल, अब जो भी साइकिल चलता है उनकी बात कर रहा हूँ, पेट्रोल महंगा हो गया इसकी बात कर रहा हूँ। आप अगर साइकिल से चलना शुरू करें और साइकिल में पैडल मार दें, साइकिल चलने लगे, पैडल रोक दें, साइकिल चलती रहेगी? नहीं सर। क्यों? तो उन्होंने कहा एक्चुअली में साइकिल नहीं चल रही, किसी ने रोक दिया ना, इसलिए फोर्स लगाना पड़ रहा है भाई।
तो उन्होंने कहा एरिस्टोटल जो कह रहे थे ना किसी बॉडी को चलाए रखने के लिए फोर्स चाहिए, नहीं, कोई है जो चलती हुई बॉडी को रोक रहा है बार बार, इसके लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले लिखिए फोर्स। अब लॉज ऑफ मोशन अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, 2-3 चीजें हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये थोड़ा सा अपने रिदम में आ जाएगा। फोर्स, अब फोर्स क्या होता है? देखिए आज की डेट में तो चलिए फोर्स होता है, न्यूटन होता है, जब जानते हैं, लेकिन एक वो दौरान था जब हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे कि तो फोर्स क्या होता है। फोर्स एक प्रकार का पुश या पुल होता है जो किसी बॉडी को या तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर देता है या चेंज करने की कंडीशन क्रिएट करता है। भाई आप किसी दीवार को धक्का मार रहे हैं तो क्या आप फोर्स नहीं लगा रहे? लगा रहे हैं। क्या दीवार खिसक रही है? नहीं खिसक रही है। तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर जस्ट टेंस टू मूव द दीवार। तो लिखिएगा फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स क्या है? फोर्स इज अ पुश, पुश है या पुल है, विच चेंजेस, दो वर्ड यहां पर आएंगे, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, या तो चेंज कर रहा है या चेंज करने की कोशिश कर रहा है। टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, द स्टेट ऑफ रेस्ट or a uniform motion, the state of rest or a uniform motion or the direction of motion of body or the direction of motion of body. यानी फोर्स क्या क्या कर सकता है? वो कह रहे हैं एक पुश या पुल है जो किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश कर सकता है। टेंड्स टू चेंज कहा हमने। भाई आप एक ट्रेन का डिब्बा खड़ा धक्का मार रहे हो, कभी मैं उसको रन करा दूंगा, इतनी तेज धक्का मारूंगा कि गुड़गांव से दिल्ली पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। लेकिन फोर्स आप लगा रहे हैं तो या तो वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है या कर रहा है, या उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकता है या कर रहा है, या उसकी रेस्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है या कर रहा है। ये फोर्स होता है। यानी फोर्स क्या क्या कर सकता है? तो लिखिए इफेक्ट प्रोड्यूसेस बाय फोर्स। इफेक्ट प्रोड्यूसेस बाय फोर्स। फोर्स कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है? नंबर 1, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। कैन चेंजेस कहा गया, करेगा पक्की बात नहीं है। हमने क्या कहा कि आप धक्का मार रहे हैं ट्रक को, जो खड़ा हुआ ट्रक, अभी हम स्पीड इसको दे देंगे, नहीं होगा स्पीड में, क्योंकि आप इतनी तेज धक्का नहीं मार सकते, लेकिन फोर्स लगा रहे हैं आप। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर 2, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और नंबर 3 है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहते हैं ना मारेंगे थप्पड़ तो मुंह तुम्हारा टेढ़ा हो जाएगा। तो टेढ़ा हो जाएगा मतलब क्या होता है? वी अप्लाई द फोर्स एंड इट चेंज द शेप ऑफ योर फेस। ऐसे बोलेंगे लोग डरेंगे नहीं, इसलिए हिंदी में बोल देते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? कैसा वेक्टर है? 2 वेक्टर बताए गए थे, एक पोलर वेक्टर बताया गया था, एक एक्सेल वेक्टर बताया गया था। याद करिए आप, वेक्टर के टाइप में मैंने 2 बताए थे, एक पोलर वेक्टर। अब सब लोग सोच रहे होंगे कहीं पूछ न बैठे कि पोलर वेक्टर क्या होता है। हमने एक कहा था पोलर वेक्टर, एक एक्सियल वेक्टर। तो ये पोलर वेक्टर है या एक्सियल वेक्टर है? तो ये पोलर वेक्टर है, तो क्यों पोलर वेक्टर है? हमने कहा था कि जिस वेक्टर का एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, यानी यहां पर वो लगाया जाएगा। तो जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे ना, तो किसी पॉइंट के ही तो लेलांग खींचोगे, आप धक्का मारोगे। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? यानी कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नोट करके लिखिए, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज अ पोलर वेक्टर। पोलर से मतलब नहीं है, आता नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। फोर्स इज अ पोलर वेक्टर। अब लिखिए एरिस्टोटल फैलेसी। एरिस्टोटल फैलेसी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आती है। एरिस्टोटल फैलेसी।
फैलेसी का मतलब भ्रांतियां। टफ लगी हिंदी, अंग्रेजी अच्छी लग रही, हिंदी अच्छी लग रही। मतलब एरिस्टोटल की कही की बात गलत थी, वो जो कह रहे थे वो भ्रांति थी, ये गलत गलत चीज बता रहे थे। तो एरिस्टोटल फैलेसी बताने के लिए पहले हमको एरिस्टोटल का नियम बताना पड़ेगा। तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल्स लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल्स लॉ ऑफ मोशन, आगे इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखिए उनका लॉ, लिखिए, an external force is necessary, an external force is necessary to keep a body moving, to keep a body moving, to keep a body moving with uniform velocity, with uniform velocity। ये किसका नियम था? ये किसका नियम था? एरिस्टोटल एरिस्टोटल का। फैलेसी का मतलब क्या होता है? कि गलत झूठ था। कि ये गलत है। किसने इसके बारे में ऑब्जर्व किया? गैलीलियो साहब ने। नीचे लिखिए, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, गैलीलियो गैलीलाई इनका नाम था, गैलीलियो GALILEO, गैलीलियो गैलीलाई GALILEI, गैलीलाई पूरा नाम था। ये पीसा के रहने वाले थे, जो इटली में है, वहीं पर आपकी मिनारेट ऑफ पीसा है। अकॉर्डिंग टू गैलीलियो गैलीलाई, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा एक्चुअली में एक्सटर्नल फोर्स हमें बॉडी को चलाने के लिए नहीं चाहिए। जरा एरिस्टोटल का नियम देखिए, उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा किसी बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलाने के लिए फोर्स चाहिए। अरिस्टोटल ने कहा नहीं भैया, ऐसा नहीं चाहिए, हमको किसी बॉडी के ऊपर एक अपोजिंग फोर्स काम कर रहा है, उसकी वजह से फोर्स चाहिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, द एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, द एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू काउंटर, काउंटर जानते हैं ना, किसी को काउंटर करना, तो मतलब वो अपोज करना, टू काउंटर द अपोजिंग फोर्सेस, द अपोजिंग फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन, टू काउंटर द अपोजिंग फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन, टू कीप द बॉडीज इन यूनिफॉर्म मोशन, टू कीप द बॉडीज इन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आई बात? उन्होंने कहा फोर्स इसलिए चाहिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए थोड़ा सा, इफ देयर वेर नो फ्रिक्शन, if there were no friction, no external force could be needed, there were no friction, comma, no external force would be needed to maintain the state of uniform motion of body, to maintain the state of uniform motion of body। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, बॉडी अपने आप चलती रहेगी। आपने धक्का मार दिया, रुकेगी नहीं। ठीक है, अच्छा, अब एक टॉपिक जो कि नेक्स्ट कल से शुरू करेंगे, नेक्स्ट टर्न से इनर्शिया के बारे में बात होगी, लॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है? एक बढ़िया सी बात हम बताने जा रहे हैं। इनर्शिया क्या होती है? इनर्ट, ये इनर्शिया जो वर्ड बना है ना, वो इनर्ट गैस से बना है। इनर्ट का मतलब होता है जो गैस कोई काम नहीं करना चाहिए, जैसी वैसी रहती है, यही होता है ना इनर्ट गैस। नींद आ रही क्या सबको? इनर्ट गैस वही होती है ना? हाँ जी सर। हाँ, ये नाम सौम्या श्रिया बोले ना? नहीं, हाँ नाम जी में, सर, श्रेया। हाँ नहीं, मैं धीरे एक डिवाइस लगा के उसको नाम भी देख लेता हूँ। देखिए, इनर्टिया जैसे हमको काम करने में अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है? नहीं, कोई भी अगर किसी को काम दे दिया जाए तो मन में क्या होता है? काम करे कि ना करे, क्या मन करता है? लगता है ना करे, ऐसा लगता नहीं लगता है? तो ये हम थोड़ी कह रहे हैं, साइंस कह रही है। साइंस क्या कहती है? जो बॉडी जैसी थी वैसी रहना चाहती है। हम छोटे थे,
हम लेटे रहते थे, गंदगी कर देते थे। जिसको 100 भर गर्ज हो, हमको उठाए, साफ करे, कपड़े पहले बढ़िया पाउडर वाउडर लगाए, कपड़े पहनाए, लिटा दे, हम फिर गंदगी कर देंगे, फिर उठ साफ करें। तो जैसा, तो हम वैसे थे ना, हम कोई जानवर के तो थे नहीं कि अपना बचपन में होते ही हम अपना दौड़ने लगे थे। हम तो आराम से लेटे रहते थे। तो साइंस क्या कहती है, जो जैसा था वैसा ही रहना चाहता है। हम मक्कार थे, हम लेटे रहते थे, आज भी वैसे ही रहना चाहते हैं, इसलिए हम काम नहीं करना चाहते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनर्शिया का रूल होता है, तो उसी साइंस के रूल से हम बंधे हुए हैं। तो मैं इसी इनर्शिया के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा कि कोई बॉडी जैसी थी वैसी रहना चाहती है, और उसके लिए क्या क्या करना है, क्या क्या बातें करनी, नेक्स्ट क्लास में होगा। इसके पहले के चैप्टर की न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा ईमानदारी से। अब इनर्शिया मत फॉलो करिएगा। सर ने इनर्शिया कहा तो मैं तो फॉलो करूंगा या करूंगी, मैं तो जैसी थी वैसी रहूंगी, जैसा था वैसा रहूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि आगे चल के आपको सर्विस भी करनी है, आजकल नौकरियां है नहीं, इसलिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। गुड नाइट। Thank you, sir. Good night. काय का थैंक यू, ना काम करने की मेहनत you, sir. करिएगा। ओके ओके। आज वो नहीं आए हमारे, एक बहुत बोलते थे स्टूडेंट की बातचीत होती रहती है, आज है नहीं, क्या हुआ? चलिए कल मुलाकात। गुड नाइट।